राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपति और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये आयोजन प्रवासी राजस्थानियों के लिए निवेश, नवाचार और सामाजिक योगदान के नए अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, विरासत और आधुनिक प्रगति की विशेष प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम स्थल पर प्रगति पथ थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पैनल और वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के ऊर्जा सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 में भी ऊर्जा का विशेष महत्व रहेगा। ऊर्जा का जो टारगेट 2030 में पूरा करना था, वह 2025 में ही पूरा कर लिया। 2030 तक 300 गीगावाट ग्रीन ऊर्जा करने का लक्ष्य है। राजस्थान में सोलर का पोटेंशियल है। राजस्थान देश भर में सबसे आगे चल रहा है। हम राजस्थान में ट्रांसमिशन को सही कर रहे हैं। एनर्जी का सुपर हाईवे राजस्थान से होकर ही निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की भी कुछ परेशानियों को दूर किया जा रहा है। राजस्थान के प्रवासी राजस्थान दिवस चुंबक की तरह लोगों को खींच रही है। प्रवासी दिवस 2025 में ऊर्जा को लेकर सत्र केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया संबोधित। प्रकाश और अग्नि के ऊपर एकाधिकार रखा। सूर्य की रोशनी सबसे पहले मिली, और अगर किसी ने जब सूर्य छुपा हुआ होता है और हमारे पास रोशनी को पहुंचाया है, तो सूर्य से लेकर के ही चंद्रमा ने रात को हमारे पास रोशनी पहुंचाई। जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्य ने भी कोशिश की कि इस अग्नि को मैं भी कैसे न कैसे प्रकट करने का कोई प्रारंभ करूं। मैं रीत में रखना चाहता हूं कि कैसा साइकिल चलता है। पत्थर रगड़ा गया, चिंगारी हुई और उसको लकड़ी के ऊपर लगा करके अग्नि पैदा कर ली गई। उस अग्नि में से हमको प्रकाश भी मिला। आगे चल करके यही पृथ्वी में से कोयला निकाल करके फिर हमने प्रकाश की व्यवस्था की। फिर तेल में से इस प्रकाश की व्यवस्था शुरू हुई, और चलते चलते पानी में से कैसे हम ऊर्जा क्षेत्र में पावर निकालें, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हुए। फिर विषय आया कि और इसको दूर किया जाए, तो न्यूक्लियर में से कैसे पावर निकालनी, ये निकाला जाए। और फिर हवा चलती है, हवा में से किस प्रकार से बिजली पैदा कर सकते हैं, वो चक्र आया। और अंततोगत्वा वही सूर्य जिसका एकाधिकार है, उसी सूर्य की बिजली, उसी सूर्य के प्रकाश को लेकर के बिजली बनाई जाए। तो सूर्य से लेकर सूर्य तक का चक्र हम पूरा करने जा रहे हैं। एक प्रकार का जो पावर का जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान जो इस गर्मी की रेत को हमारी कमजोरी माना जाता था, खेतों में खेती नहीं होती थी, आज वही जो सूर्य की गर्मी है वो हमारे लिए एक ग्रीन ऊर्जा का केंद्र ये बनने जा रहा है। और ये सूर्य की रोशनी हमारी जो ताकत बन रही है, इसमें भी भारत को, क्योंकि ऊर्जा में हम पर्याप्त आगे बढ़े थे, लेकिन ग्रीन ऊर्जा ये हमारी आवश्यकता बहुत थी। दुनिया में विषय चला कि हम कैसे प्रदूषण को कैसे रोकें, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कैसे रोकें, क्योंकि थर्मल का सबसे बड़ा एक अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है वो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है। दुनिया जागृत हुई, हमने एनडीसीज को स्वीकार किया और ये कहा कि 2030 तक हम अपने यहाँ जो 2005 का लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें 45% की कटौती करेंगे। और जो ग्रीन ऊर्जा है, आरी है, उसको 2030 तक 50% पर लेकर के आएंगे। हमको खुशी है इस बात की, जो टारगेट हमने 2030 के लिए तय किए थे, वो दोनों टारगेट 2025 में हमने प्राप्त कर लिए हैं। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आप राजस्थान को सूखा और भूखा मत मानो। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से कहा कि प्रवासी राजस्थानियों से निवेश ही मत मांगो, उनको खुद को ही मांग लो।
उन्होंने कहा कि वह कब तक प्रवासी रहेंगे, वो यहीं पर आ जाएं। कोई यहाँ निवास है, जब कोई उद्योग खोलना है तो उद्योग को कहाँ लगता है, तब उद्योग खोलने को लगती जमीन, पानी, बीज, बिजली और वहां के रोड। यहाँ तो रोड तो सभी और गए हैं, आप देखते हैं। और एक मैन पावर लगता है, जो आपको कौशल्य का मैन पावर चाहिए, वो भी कौशल्य का मैन पावर आपको जैसा चाहिए वैसा हमारी यूनिवर्सिटी आपको बना के देंगी। ये मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बना के दे सकती है, इतनी ताकत इधर इस शिक्षा में भी है। आप चाहे कितनी आए इंडस्ट्री खोलो, आपको मैन पावर की भी कभी कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ तो जमीन बहुत है, जमीन तुरंत देते। मुझे याद है कि जब नैनो मोटर्स का जो कारखाना था नानो टाटा जी का, तो बंगाल में बंद पड़ा, पश्चिम बंगाल में। तो फिर वो वहां के उधर आना था, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। कोई राज्यों ने बुलाया, बहुत राज्य ने बोले हमारे इधर आओ, हमारे उधर आओ, पर वो गया गुजरात में। गुजरात में जाने की इच्छा नहीं थी टाटा जी की, लेकिन 10 दिन में, केवल 10 दिन में उनको जमीन और सब सुविधा करके दी, करके टाटा उधर गया। जब सुविधा होती है, आप भी मांगो कितने दिन में आपको सुविधा चाहिए, उतने दिन में सुविधा करके देंगे। लेकिन निवेश लाओ, फैक्ट्री इधर लाओ, ये आपको हम आग्रह। प्रवासी राजधानी सम्मेलन में बोलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपका अनुभव, आपकी समझ, आपका नेटवर्क राजस्थान के लिए मूल्यवान है। साल में 2 बार अपने परिवार के साथ राजस्थान जरूर आए। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान हुआ मेरे राजस्थानी भाइयों, और उन्होंने कहा है कि मेरे राजस्थानी कहीं भी हों लेकिन यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है, आप सभी मिट्टी के प्रति लगाव को आगे बढ़ाएं। सीएम ने कहा है कि राजस्थानी प्रवासियों के लिए हमारी सरकार ने अलग से विभाग बनाया गया है। इस विभाग के बनने से राजस्थानी प्रवासियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 साल में हमारी सरकार ने खूब काम किया है। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, उसे हमने दूर किया है। हम 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे और 22 जिलों में दिन में बिजली देना शुरू भी कर दिया है। हम लोग इंडस्ट्री को भी 24 घंटे बिजली देंगे। हमारी सरकार ने युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। युवाओं के भविष्य के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए हम अलग से नीति लेकर आ रहे हैं। 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की हर समस्या को हमने लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने जब बातचीत की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हमारी ईआरसीपी की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, 26,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जो हमारी शेखावाटी के लिए यमुना का पानी चाहिए, उसके लिए हमारा एमओयू हो गया है। जल्दी डीपीआर भी बन गई है और हमारे सीआर पाटिल जी बैठे हैं, जल्दी उसका डीपीआर बन के उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है। यही नहीं, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर में भी, जोधपुर में भी उसका पानी जाता है। हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी हम 5,000 करोड़ रुपए का काम करते हुए टेल तक पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसके लिए भी पैसा दिया गया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा अभी हमारे गुलाब जी भाई साहब, माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद दे रहे थे। हमारी देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था। जो अरब सागर की तरफ जाता था वो पानी वेस्ट जाता था, उसको भी हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल,
एवं एनीकट बना करके उस पानी को भी हम लेकर के आ रहे हैं। हमारी सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध के लिए पानी कैसे पहुंचे, जिसके लिए पाली, जाल और सिरोई के लिए पानी मिल सके, वो काम भी हमारा आगे बढ़ा है। माई डैम के माध्यम से हमारे राजस्थान को कैसे पानी मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा राणा प्रताप सागर जो हमेशा उससे पानी बाहर निकलता है जाता है, हमने ब्राह्मणी नदी पर भी काम प्रारंभ किया है, जिससे हमारे राजस्थान को वो पानी मिले। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में चारों तरफ पानी के लिए काम हो रहा है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो हमारा चला है, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे प्रवासी भाइयों ने उस अभियान को चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय CR पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के हर गांव में 4-4, 5-5 रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने के लिए उन्होंने कहा है, और हमारा काम बढ़ रहा है। 16,000 से अधिक हमारे वो ट्यूबवेल लग गए, और लगभग हमारे 3,64,000 से अधिक जल सड़क जल के कार्य हमारे पूरे हुए हैं। इससे निश्चित रूप से हमारा पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। हमने इस जरूरत को समझते हुए विद्युत उत्पादन 6,363 मेगावाट की हमने प्रगति की है, और हमने किसानों को कहा है कि हम आपको 2027 तक दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम किसान से भी वायदा किया है, उद्योगपति से वायदा किया है, और हमने हमारे उपभोक्ता से भी कहा है कि हम उद्योगपति को और हमारे किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उद्योगपति को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। इस उपलब्धि में मैं कह सकता हूं 22 जिलों में हम किसानों को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह से हमारे किसान, युवा, मजदूर, महिला लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी काम कर रहे हैं। किसान, आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि हमने 76 लाख से अधिक किसानों को दी है। लगातार किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया है, और हमने किसान के लिए गेहूं पर बोनस देने का भी हमने काम किया है। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 6,207 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हमने वितरित किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुओं को, 20 लाख से अधिक पशुओं को पंजीकरण, 10 लाख से अधिक पॉलिसी जारी की है। 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट भी हमने की है। इसी तरह से हमने कहा है कि हमारे देश का, प्रदेश का अगर मजदूर हमारा मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तो लगातार हम मजदूरों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए हमने काम किया है, हम लखपति महिला के लिए भी लगातार हमारी प्रवासी राजस्थान 2025 में खनन विभाग को लेकर हुए सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमयू होने से राजस्थान को विकास की गति मिलेगी, और उन्होंने आगे कहा कि खनन क्षेत्र में प्रदेश की जीडीपी 4.4% का योगदान देता है, और हमने प्रदेश में खनन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मंडल को लेकर के अलग अलग क्षेत्र भी बटे हुए हैं। इस क्षेत्र में ये मंडल मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। कई आज पॉलिसी लेकर के आए हैं जो ढेर सारा वेस्ट जो पड़ा है उसमें से मंडल को छांटने का। हमारे यहाँ भी इस तरह के मंडल हैं जो माइनिंग किसी की है, लेकिन उसमें 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार के मंडल निकलते हैं। निश्चित रूप से आज जो एमओयू हुआ है, इससे राजस्थान को गति मिलेगी, और इसमें हम मंडल को अलग अलग करते हुए उस मंडल का उपयोग भी ले सकेंगे। इसलिए मैं माननीय जी किशन रेड्डी जी को भी इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। 82 प्रकार के मिनरल निकलते हैं, लेकिन हम आज 57 प्रकार के खनिजों का दोहन कर रहे हैं। अभी बहुत आवश्यकता है। हमारे राज्य में
उत्पादित खनिज देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 12% हिस्सा है। खनन क्षेत्र में प्रदेश की जीडीपी में लगभग 4.4% का योगदान देता है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 एवं एमसेड नीति 2024 भी हमने लागू की है। और आपसे कहना चाहता हूं, एमसेड नीति के लिए आपको आह्वान भी करता हूं कि आप आइए और उस नीति के आधार पर अपना प्लांट लगाइए और अपना काम भी करिए। प्रदेश में प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है और इस मामले में जैसा मैंने बताया राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। हमने राज्य में पहली बार फ्लोराइड, एमराल्ड, गोल्ड, गार्नेट, लिंकजिंक, आरई, पोटाश जैसे खनिजों की नीलामी कार्रवाई की है। इन 2 साल में अप्रधान खनिज के 1209 प्लाटों, बजरी के 225 प्लाटों तथा क्वारी लाइसेंस के 203 प्लाटों को सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। आज राजस्थान देश में तेल एवं गैस उत्पादन के रूप में भी एक प्रमुख केंद्र बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑयल इंडिया को जैसलमेर में स्वीकृति भाकरी टिब्बा पीएमएल ब्लॉक में जून 2025 तथा ONGCL को जैसलमेर में स्वीकृति चिन्नेवाला टिब्बा पीएमएल ब्लॉक में अगस्त 2025 से प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। बीकानेर, नागौर में बेसिन से हैवी ऑयल का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पर का लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। 1-2 महीने में वो भी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपसे एक भी कहना चाहता हूँ, पेट्रोकेमिकल जोन के लिए भी हमने पचमदरा में, पालोत्रा में हमने इंडस्ट्री एरिया बनाया है। अगर उस क्षेत्र में भी कोई आना चाहे तो उसमें भी आ सकते हैं। हमारा इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल तैयार है और उसमें काम प्रारंभ हो गया है, तो उसमें भी आप आएँ। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत 44,784 करोड़ रुपए के निवेश हेतु MOU हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका धरातल पर कार्य प्रगति पर है। मेरे प्रिय प्रवासी राजस्थानी भाई और बहनों, राजस्थान आपकी अपनी धरती है। ये केवल निवेश का आह्वान नहीं बल्कि मातृभूमि की सेवा का एक अवसर भी है। हमने आपके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की है। खनन नीति को सरल और पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है। हमारा विजन स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के खनिज यहीं पर प्रोसेस हो, यहीं पर उत्पादन बने और यहीं पर हमारे युवाओं के लिए स्थायी रोजगार भी मिले। प्रवासी राजस्थान 2025 में स्वास्थ्य विभाग को लेकर हुए सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर सजग है और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने को लेकर सरकार ने कई सतत कदम उठाए हैं। वहीं पर इसके अलावा सीएम ने क्या कुछ कहा, ये अब कुछ शुरुआती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत की भावना को साकार करने और SDG 3 की प्राप्ति में अधिकतम योगदान देना हमारी प्राथमिकता है। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत विकास के लक्ष्य को साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों को आगे बढ़ा रही है। इस दिशा में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़े हमारे प्रयास बीमारियों को कम करने के साथ साथ मानव संसाधन को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने विभिन्न स्तरों पर कार्यरत चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत अब स्वास्थ्य केंद्र भवन, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इंटीग्रेट लैब, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। बारा, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं और 15 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
2 वर्षों में करीब 2200 नई MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्स की सीटें बढ़ाई। अब राजस्थान सरकार वन हेल्थ यानी मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य एकीकृत दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ रही है। कोविड-19 में सिखाया है कि जूनोटिक रोगों को रोकथाम के लिए यह अनिवार्य है। 29 स्तनपान प्रबंध इकाइयां स्थापित कर राजस्थान देश में सर्वाधिक इकाई संचालित करने वाला राज्य बना है। प्रदेश का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सबसे कमजोर लोगों की कितनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इसके लिए हमने, जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना के अंतर्गत 35 लाख लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा दी है। मां भाउचर योजना के अंतर्गत 2,26,000 गर्भवती महिलाओं की मुफ्त सोनोग्राफी की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत हमने 10 करोड़ 34 लाख रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज और हीमोफीलिया जैसे हेतु 19 औषधियां निःशुल्क दी जा रही हैं। औषधियां और सर्जिकल सामग्री उपलब्ध कराने में राजस्थान देश में पहला स्थान पर है। निःशुल्क जांच योजना में करीब 30 करोड़ जांचें की गई, जिसमें लगभग 9 करोड़ मरीजों को लाभ मिला। डायलिसिस मशीनें, सोनोग्राफी मशीनें, वेंटिलेटर लगाए गए हैं। प्रवासी भाई और बहनों, आपने विश्व में जो ज्ञान, अनुभव और संसाधन अर्जित किए हैं, उन्हें अब मातृभूमि राजस्थान की सेवा में लगाने का समय आ गया है। यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, पिछली बार जब राजस्थान किया, मेरे को देश के विभिन्न प्रदेशों में, कई सारे शहरों में जाने का मौका मिला था। दुनिया के कई देशों में जाने का मौका भी मिला है। मैंने आपकी बातें भी सुनी हैं, आप हमसे क्या इच्छा और अपेक्षा रखते हैं। निश्चित रूप से उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं, जो सरकार से आपकी इच्छा और अपेक्षा है, हमारी सरकार उनको पूरा करेगी, ये भी हम आपको विश्वास देते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना में साझेदारी, मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस सेंटर, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग तथा वन हेल्थ रिसर्च सेंटर्स आप सहभागिता निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों से पिछले 1 दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार 100 से अधिक देशों तक हुआ है, जिसे वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा और मांग बढ़ी है। राजस्थान सरकार भी आयुष एवं आयुर्वेद जैसी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा दे रही है और इस क्षेत्र में निवेशकों और विशेषज्ञों के लिए नए अवसर लगातार विकसित हो रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी साझेदारी हमारी गति और प्रभाव दोनों बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ट्रांसफर के माध्यम से